नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस राज्य की जो चुनाव की बयार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, अब इंतजार दूसरे फेज का है। बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम बिहार की बात करने वाले हैं। बिहार में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है। सभी दलों ने मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं की। महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। इन नेताओं ने अपने भाषणों में विकास, सुशासन और मोदी नीतीश की जोड़ी को स्थिरता का प्रतीक बताया। जैसा कि आपने जब पहले दौर का इलेक्शन था तब भी बार बार ये कहा जा रहा था कि विकास और विकास के साथ उसे डिलीवर करना, यानी ये महत्वपूर्ण था कि डेवलपमेंट और डिलीवरी के बीच में अगर किसी ने सामंजस्य बैठाया है तो वो सामंजस्य नीतीश काल में आया, यानी मोदी नीतीश की जोड़ी स्थिरता देती है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई जनसभाएं की और बीजेपी और एनडीए पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे को उठाते हुए जनता से बदलाव की अपील की। और इस बीच चुनावी माहौल गर्म है। हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के सहारे वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। किस तरीके से शुक्रवार का दिन रैलियों का रेला लगा रहा और किस तरीके से जनसभाओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, उन भाषणों के चंद अंश आपके सामने रखते हैं। ज्ञान की समृद्धि में तपा हुआ बिहार, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। इस पावन धरा ने भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है बिहार की जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार की वही धरती है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया। और जब कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था तब बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ था। उसने तब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और कांग्रेस को खाड़ फेंका। जेपी के नेतृत्व में यह बिहार उठ खड़ा हुआ था। जेपी की जन्मभूमि भी बिहार। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार में जन्मे थे और भोजपुरी और मैथिली के गीतों को छठ के गीत के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार में जन्मी थी। आज बिहार में 98 रेलवे स्टेशन नए हो रहे हैं और उन रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो उन रेलवे स्टेशन में बापूधाम मोतिहारी और रक्सौल का भी रेलवे स्टेशन इसका कायाकल्प हो जाएगा और ये एयरपोर्ट जैसे चमकने लगेंगे, ये आपने याद रखना। और हाजीपुर सुगौली का काम चला है कि नहीं चला है? बोलो, रेलवे लाइन का काम चला है कि नहीं हाजीपुर सुगौली? ये भी 2027 तक बन करके तैयार हो जाएगा और रेलवे लाइन चालू हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। इसलिए और एयरपोर्ट की बात करूं, पड़ोस में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यहां दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है 1200 करोड़ रुपए की लागत से।
आपको जानकर के खुशी होगी कि बीटा में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और भारत सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की उसको स्वीकृति दे दी है, वह भी बन करके तैयार होगा। इस तरीके से काम चल रहा है। इसलिए हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, हर तरीके से काम चल रहा है। आप बताइए, अगर मैं बात करूं आपसे, आज दरभंगा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। मित्रों, अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आने वाले 2 साल बाद आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा। आपका नजदीक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दरभंगा 3 साल के अंदर तैयार करके दिया जाएगा, 1200 करोड़ रुपए की लागत। आप मुझे बताओ कि आप चाहते हैं कि पीरपेटी वालों फिर से जंगल राज आए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये लालू जी कहते हैं अब जंगल राज कहां है, मगर मैं बताना चाहता हूं जंगल राज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर फिर से बिहार पर आने का, लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपका एक वोट पीरपेटी वालों जंगल राज को रोक सकता है। आपका कमल छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, तीर छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, हेलीकॉप्टर पर, गैस के सिलेंडर पर और तवे के निशान पर दबाया हुआ एक बटन, ये जंगल राज को रोकने का काम करेगा। जंगल राज बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती।
तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। तो बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको सिरमौर बनाने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से दावों का पिटारा खुला हुआ है वो बिहार चुनावों को बहुत दिलचस्प बना रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद दूसरे चरण को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जोर पकड़ चुकी हैं। सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है और सभी दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जैसा हमने आपके सामने रखा भी। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर खासतौर से सुदर्शन न्यूज संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह से विशेष बातचीत की है। प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि पहले चरण में हुआ भारी मतदान जनता के विश्वास और विकास की राजनीति का स्पष्ट संकेत है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दूसरे चरण में और जहां पर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अररिया से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी। प्रदीप जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। चारों तरफ एनडीए का सरकार बनाने के लिए मतदाता तैयार है और 11 तारीख को काफी मतदान होगा और एनडीए के पक्ष में होगा, क्योंकि सरकार इतना काम किया है बिहार में कि आज विकसित बिहार दिख रहा है चारों तरफ और सबका विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग जो बिहार में प्राप्त हुआ है वो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज बिहार में चारों तरफ विकास हुआ है और अब की बार विकास के नाम पे लोग मतदान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली जैसी अररिया में देखने को मिली, वो बिहार में कहीं देखने को नहीं मिली। क्या लगता है लोगों में कितना उत्साह होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है, जबकि उस जगह में 5वीं बार वो आए हैं। पहले भी आते रहे हैं, हर चुनाव में आते हैं और जगह भी चिन्हित है फारबिसगंज हवाई अड्डा में। हम लोगों को लगता था कि भीड़ कम होगा, लेकिन बिना बुलाए प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता भीड़ से पता चला और लोगों में जो जुनून था, जो लोगों में उत्साह था कि एक नजर प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोग ललायित थे। और प्रधानमंत्री स्वयं बोले कि आप जहां हो वहीं खड़े रहो। जितना बड़ा पंडाल में बनवाया था उससे 5 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। इस नाते प्रधानमंत्री का लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और प्रधानमंत्री जी के बातों पर लोगों को भरोसा है और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहार में और देश के लिए काम किया है, आज जन जन तक, चाहे वो महिलाएं हो, गरीब हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर आदमी का आस है नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी आए अररिया में, आपसे मुलाकात हुई, कुछ खास मूल मंत्र दिया चुनाव जीतने के लिए? नहीं, मोदी जी तो स्पष्ट कहते हैं कि भाई हम लोग राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको देखने के बाद, उनका भाषण सुनने के बाद डबल ऊर्जा मिल जाता है। और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद संपूर्ण सीमांचल, ये जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें एक लहर आया है, कार्यकर्ता को ताकत मिली है और सब लोग उत्साह के साथ लग गया है। और मुझे लगता है कि इस बार अररिया जिला में हम 6 का 6 सीट जीतने वाले हैं। इस बार हम छक्का मारेंगे। 200 पार इस बार होने वाला है एनडीए सरकार का, ये कहना है बीजेपी से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी का। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, अररिया, बिहार। तो प्रदीप कुमार सिंह कह रहे हैं कि वो छक्का मारेंगे, यानी एनडीए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे महागठबंधन है जो ये कह रहा है कि बैकफुट पर एनडीए है। जनता तो इस बार महागठबंधन को चुन रही है, लेकिन अब ये जनता को तय करना होगा और 14 तारीख को पता चलेगा कि जनादेश किसके पक्ष में गया, कौन फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे राजनीतिक खेल में खिलाड़ी अपनी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्ती के साथ चुनावी प्रचार में जरूर डटे हुए हैं। पिछले 1 महीने से अररिया में ही
कैंप कर रहे गुजरात से बीजेपी सांसद देवसिंह चौहान से दिल्ली ब्यूरो चीफ, जो कि इस वक्त बिहार में जिनकी मौजूदगी है, सौरभ तिवारी, विशेष रूप से वो ग्राउंड पर हैं, उन्होंने उनसे खास बातचीत की है। देवसिंह चौहान ने कहा कि इस बार बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उनके अनुसार जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा कर रही है और बिहार में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है। में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, अब बारी है दूसरे चरण की और इसमें हम मौजूद हैं अररिया में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सांसद देवसिंह चौहान साहब, जो गुजरात से आए हैं। आप अररिया में से मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अगर अररिया की बात किया जाए तो? देखिए, पिछले करीब एक महीना से ज्यादा समय से मैं अररिया जिला की 6 विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ और मेरा अनुभव रहा है कि अररिया की जनता हमेशा विकास के समर्पित रही है। पिछले कुछ सालों में जो विकास का अनुभव किया है, जो बदलाव का उन्होंने अनुभव किया है, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो विकास के चलते उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहां तक पहुंची है, और आने वाले समय में जो जनता का विश्वास है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार में, ये जताता है। कल ही आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई हुआ है। जब वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है और जो प्रो इनकम्बेंसी जिसे बोलते हैं, एक तरीका ऐसा वातावरण इस बिहार में है। ये जो क्षेत्र है वो सीमावर्ती से नेपाल से सटके हैं, लेकिन यहाँ जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, जैसे रोड की है, रेल की है, पूर्णिया जैसे एयरपोर्ट की है, तो एक सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ एक किसी रोजगार सृजन करने के लिए अगर उद्योगपति को आना है तो भी यहाँ हो सकता है। यहाँ की जमीन में जो उपजाऊ जमीन है, धान की खेती है, इसके बाद मक्का की खेती करेंगे, तो जो जैसे संकल्प पत्र में बताया गया है कि करीब 1 लाख करोड़ हम आने वाले समय में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेंगे, तो इसको लेकर भी काफ़ी लोग उत्साहित थे। लोग यहाँ भंडारण की व्यवस्था चाहते थे, वैल्यू एडिशन हो, उनके जो एमएसपी में खरीदारी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टोटो कुल मिला के जो गरीब कल्याण का काम हुआ है, सुशासन हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, ये जन तक पहुँचा है। और जब जनता से हम जनसंवाद कर रहे हैं तब वो खुल के बताते हैं कि हम माननीय मोदी जी के शासन में रहेंगे, हमेशा उनको सपोर्ट करते रहेंगे। पिछले 20 साल इसके आगे के जो जंगल राज के रहे हैं, आज भी एक अगली पीढ़ी, उनकी युवा पीढ़ी को हमेशा बताती रही है कि कैसा दौर था जब लालू जी की यहाँ सरकार थी। आप मोदी जी और अमित शाह के काफी करीबी लोगों में आपकी गिनती होती है और अररिया में आपको भेजना क्या मैसेज है? देखिए, मैं तो अररिया की जनता को यही संदेश देता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का ये जो विकास यात्रा पूरे देश में चला है और पिछले कुछ सालों में एनडीए के शासन में बिहार ने भी अपने आप को इस विकास की रफ्तार को साथ जोड़ा है, तब अररिया एक विकसित अररिया बनने के लिए, क्योंकि यहाँ के हमारे माननीय सांसद जी और यहाँ के जो विधायक हैं, सारों ने जो एक तरीके से जन जन तक विकास पहुँचाया है, जिस तरीके से इस क्षेत्र में काम हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सब एनडीए के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे, यही मेरा सुझाव है, उनको निवेदन है। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, विपक्ष कह रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उनके फेवर में है, वो आ रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष का हमेशा ये जनता को गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का ये आदत रही है। तो कौन भ्रमजाल फैला रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला 14 नवंबर को होगा। नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिसे सुदर्शन न्यूज की खबर का असर कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जब हम कोई खबर तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ, एविडेंस के साथ पेश करते हैं तो उसका असर भी होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। जिला पुलिस और एटीएस के बाद अब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी शमशुल हुदा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह वही शमशुल हुदा है जिसके खुलासे को लेकर सुदर्शन न्यूज ने छांगुर पार्ट 2 के नाम से बड़ा एक्सपोज उसे किया था। हमने सीरीज चलाई थी, बिंदास पोल के माध्यम से वो सच आपके सामने रखा था जो अभी तक पर्दे के पीछे था। अब वही कहानी जो हमने दिखाई थी एक एक कर सच प्रमाणित हो रही है। ईडी ने शमशुल हुदा के बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के एंगल से अब जांच शुरू कर दी है।
इससे पहले एटीएस ने उसकी गतिविधियों को संदिग्ध करार दिया था। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया था। अब जब ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ाया तो यह साफ हो गया कि हमारी खबर ने, हमारी रिपोर्टिंग ने सिस्टम को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। पहले छांगुर और अब शमशुल हुदा। बाकी राष्ट्रद्रोही भी सुदर्शन से सावधान रहे। नोटिस भेजकर हमें दबाव में लेने की मजहबी सोच रखने वाले ब्रिटिश मौलाना पर योगी राज सरकार ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उसके मदरसे पर भी एक्शन हुआ है। सुदर्शन न्यूज आगे भी बिलों में छुपे हुए एक एक गद्दार को ढूंढ कर बाहर लाएगा। यही हमारा प्रण है, यही हमारा संकल्प है और यही हमारी पत्रकारिता का धर्म भी है। शमशुल हुदा याद है ना, सुदर्शन ने एक्सपोज किया था, लेकिन हमको करोड़ों रुपए की नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। 4-5 दिन ही हुए नोटिस रिसीव होके। रात में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर विदेशी पैसा और कई धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की है। सुदर्शन ने आज तक किसी पे कभी झूठा आरोप नहीं लगाया और जिस पर आरोप लगाया उससे कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई की धमकी क्यों ना देनी पड़े। हमारे ऊपर जाकिर नाइक ने भी यही प्रयोग किया था, एमएफ हुसैन ने भी किया था। अभी हमने उत्तर प्रदेश के सेम घटना रिपीट हुई है कुछ ही महीने में, बल्कि 1 साल कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो है छांगूर की। छांगूर पीर का भी हमने इसी तरीके से खुलासा किया था और उसके बाद छांगूर ने हमको बड़ी लंबी चौड़ी नोटिस भेज दी थी। इसने भी, शमशुल ने भी हमको, हुदा ने भी हमको नोटिस भेजी। ये तो विदेशी है, विदेश में रहकर भारत में कई योगी जी के गोरखपुर का इलेक्शन प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसा आरोप है कि ये उस समय इलेक्शन ऑफिसर बन गया। विदेशी व्यक्ति यहाँ मदरसा चला रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या क्या हो रहा है। ये इसका बेटा वगैरह मिलके पूरा कई कांड है, परिवार के ऊपर आरोप है। ये सब विषय पर आप अभी बड़ा खुलासा सुदर्शन पर देखते रहिए। कुल मिलाकर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सुदर्शन से मतलब सत्य से पंगा लोगे तो असत्य की पराजय होगी। सत्य से पंगा लेने पर असत्य की पराजय ही होती है और एक एक करके सुदर्शन न्यूज ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ, इस संकल्प के साथ, इस प्रण के साथ जब कभी भी इन खबरों को उठाया है, देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाब किया है, उसका असर हुआ है। और असर इस कदर हुआ है कि सरकार और प्रशासन, पूरे सिस्टम को उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। यही हमारा पत्रकारिता का धर्म भी है और यही हमारा प्रण भी है। जनमत में बात होगी अब राष्ट्र सर्वोपरि की, उस आत्मा की, उस भावना की जो हर एक राष्ट्रवादी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, देश के रहने वाले नागरिक के दिलों में धड़कता है, रगों में खून बनकर बहता है, और वो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आज एक और पूरा भारत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने की पावन बेला पर उत्सव उमंग मना रहा है। आज सुबह से ही तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संभाषण में वंदे मातरम की पूरी व्याख्या की और स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम दरअसल राष्ट्र की आत्मा है और इस 150 वर्ष के काल को, इसके पूरे उत्सव को 1 साल तक मनाने का उन्होंने संकल्प देश के सामने रखा। और यही वजह रही कि हर गली, हर चौक, हर शहर तिरंगे में लिपटा हुआ आज नजर आया। हर दिल भारत माता की जय के नारों से धड़क रहा है। लेकिन इसी आजादी की खुशबू के बीच मुंबई से आई एक गंदी सोच की बदबू। वह सोच जो वंदे मातरम को अपना धर्म विरोधी बताती है, वो सोच जो भारत में रहकर भारत माता से नफरत करने की हिमाकत करती है, वो सोच जिसका नाम है अबू आजमी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी नेता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि 150 साल बाद भी कोई इसी आत्मा को अपमानित करने की जुर्रत करेगा। लेकिन कर दिखाया अबू आजमी ने, जिन्होंने खुलकर कहा कि वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है। पर इस बार जवाब मिला।
मुंबई की सड़कों पर भारत माता की जय के नारों में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लोग जुट गए। अमित साटम, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर अब ने अबू आजमी के दरवाजे पर ही वंदे मातरम गाया और बता दिया कि ये नया भारत है जो राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को अब बख्शने वाला नहीं है। और यही पूछा जा रहा है कि राष्ट्र को भी क्या धर्म के पैमाने से, मजहब के पैमाने से नापना क्या ये देशद्रोह नहीं है? रिपोर्ट देखिए। आज एक और जहां पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव मना रहा है। हर शहर में तिरंगा लहरा रहा है, भारत माता की जयकार गूंज रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से आई ये तस्वीर आज हर एक देशवासी को देखनी चाहिए। सपा विधायक अबू आजमी के वंदे मातरम के विरोध में मुंबई बीजेपी ने उनके घर के बाहर ही राष्ट्रगीत का गायन कर ये संदेश दे दिया है कि देश में अब भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम वो गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर भारतीय के भीतर क्रांति की ज्वाला भरी थी। अब जब उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस अमर गीत को राष्ट्र की आत्मा बताया और कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। लेकिन अफसोस आज भी वही मानसिकता जिंदा है, वही जहर अबू आजमी जैसे लोग इस मिट्टी में घोलना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हूं कि मैं सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। जमीन आसमान, चांद सूरज, दुनिया की सारी मखलूक, दुनिया की सारी चीजें बनाने वाला हमारे मजहब के मुताबिक सिर्फ एक अल्लाह है। और अल्लाह का शरीक बनाना सबसे बड़ा इस्लाम में गुनाह है। सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शरीक बनाना माफ नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा मुसलमान है, जो आस्था रखता है इस्लाम में, वो कभी इसको नहीं पढ़ सकता। अबू आजमी का विरोध देखिए नया नहीं है, ये पहले भी वो वंदे मातरम के गायन पर विवादित बयान दे चुके हैं। लेकिन इस बार मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सीधा जवाब देने का रास्ता चुना। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आजमी को निमंत्रण भेजा कि आओ भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम गाओ। पर आजमी ने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि वंदे मातरम उनके मजहब के खिलाफ है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने उसी वक्त इतिहास रच दिया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आजमी के घर के बाहर मंच लगा दिया। वंदे मातरम का सामूहिक गायन शुरू हुआ और पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजायमान हो गया। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो भारत की मिट्टी में रहते हैं, लेकिन भारत माता को प्रणाम करना अब मजहब के खिलाफ बताते हैं। देखिए, वंदे मातरम किसी पार्टी का या किसी धर्म का नारा नहीं है, ये देश का नारा है। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हमारे क्रांतिकारकों ने ये नारा लगाकर देश को आजादी दी थी। कांग्रेस ने भी वंदे मातरम को गाया था। आज कुछ लोग जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सामने है। तो अबू आजमी जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको वंदे मातरम का विरोध है तो उन्हें पाकिस्तान में जाना चाहिए। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि ये किसी धर्म का नारा नहीं है, ये देश का नारा है। वंदे मातरम गाना चाहिए, देश की इज्जत करना चाहिए। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप जाओ पाकिस्तान, जाओ, इधर क्या है, जाओ ना। जो व्यक्ति भारत में रह के भारत की मातृभूमि की वंदना नहीं करेगा, क्या उसे पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जाएगा? और पाकिस्तान परस्त लोगों के मन में, रोहिंग्या परस्त लोगों के मन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों परस्त लोगों के मन में
भारत के प्रति सम्मान नहीं, वो तो गजबाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं। नहीं, तो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अबू आजमी जैसे लोग जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत से कमाते हैं, लेकिन भारत माता के सम्मान में वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है? अबू आजमी जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ देशभक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। अगर आपको वंदे मातरम कहना गुनाह लगता है तो दरवाजा पाकिस्तान की ओर खुला है, क्योंकि इस पवित्र धरती पर राष्ट्रगीत का अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम ये हमारी पहचान है, ये हमारी आस्था है, और यही हमारी आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वंदे मातरम महज दो शब्द नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा है, जिसे राष्ट्र का रहने वाला हर देशभक्त जीता है। लेकिन देखिए, वोट बैंक के लिए तो पार्टीज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए न जाने क्या क्या कर लेती हैं। कोई भी राजनीतिक दल किस हद तक जा सकता है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सेक्युलरिज्म वाले एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। रिपोर्ट देखिए। हर मंच और मोर्चे से सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी का मुखौटा अब उतर गया है, और ये मुखौटा उतरा तेलंगाना में। जी हाँ, हमेशा से मुसलमानों के हिमायती रही कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम तो आपने खूब देखा है। विभाजन के बाद का वो दौर भी आप याद करिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को अपनी राजनीति की रीढ़ बना दिया था। इंदिरा गांधी का 1977 की हार के बाद मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर रैलियां करना भी याद करिए। उस समय साफ संदेश दिया गया था कि कांग्रेस इज मुस्लिम्स नेचुरल गार्जियन। 1980 के दशक में शाहबानो केस से पहले भी कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेकर मदरसा शिक्षा हर उस योजना को बढ़ावा दिया जिसमें हिंदू हित दबे और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हुए। लेकिन ये सब पहले दबे पांव किया जाता था, चोरी छिपे होता था। लेकिन अब वही कांग्रेस खुलकर मुसलमानों के लिए बोलने लगी है और कहने लगी है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। जी हाँ, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने ये बड़ा बयान देते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी की नीतियां सामने रखी। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने की निर्लज्जता हो या स्वर्गीय मनमोहन सिंह का ये कहना कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये साफ संकेत पहले भी आ चुका है कई बार कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू समाज की गर्दन दबाई है। और अब इसी राजनीतिक डीएनए को बढ़ाते हुए कांग्रेस का नया चेहरा राहुल गांधी और उनके चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वही राग आलाप रहे हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों से कांग्रेस है और कांग्रेस से मुसलमान। क्या कहा रेवंत रेड्डी ने, दिखा देते हैं आप। भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। हालांकि इन सबके बीच में एक ट्विस्ट भी आया। खुद मुस्लिम फाउंडेशंस ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। और साथ में ये भी कहा गया कि मुसलमान समुदाय पर सीएम रेवंत रेड्डी के बयान गलत हैं। प्रथम है, उनके लिए देश के गरीब अति पिछड़ी समाज के लोग प्रथम नहीं है, उनके लिए भारत प्रथम नहीं है, उनके लिए संविधान प्रथम नहीं है। देखिए, अब ये पहली बार नहीं है बल्कि ये पैटर्न पुराना है।
बस टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है। पॉलिटिक्स वही कांग्रेस से प्यार करो, हिंदुओं पर अत्याचार करो वाली ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बात हिंदुओं की होती है तो यही कांग्रेस जुबान सिल क्यों लेती है। बात मुसलमानों की आए तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सवाल है कब तक कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति चलती रहेगी। क्या कांग्रेस के लिए देश से पहले मुसलमान हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण प्राइवेट लिमिटेड। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा। चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।